फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे से रह रहे होगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि टुडे वी विल टीच द हिंदू एडिटोरियल एंड न्यूज एनालिसिस पार्ट। तो आज जो है फ्रेंड्स, वो द हिंदू में जो एडिटोरियल पार्ट्स आया है, वो एडिटोरियल पार्ट्स आज भारत के विषय में नहीं आया है। कुल मिलाकर के वो एडिटोरियल पार्ट जो एक है वो श्रीलंका के विषय में है, और दूसरा एडिटोरियल पार्ट जो है वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसी के विषय में है। एक जो है मतलब 4-5 जो आर्टिकल डेली एडिटोरियल में आते थे, उनमें से एक यूपीआई पेमेंट के विषय में है, और बाकी न्यूज एनालिसिस आज इम्पॉर्टेंट आए। तो आइए हम लोग जो है एक एक फैक्ट्स को लेकर के देखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ की जो हर समय एग्जाम में पूछा जाता है, आपका करंट। कल जो है हमने बताया था कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस है, आपको याद होगा। आज आज जो है वो योगा दिवस है 21 जून को। तो आपको ये सब चीज़ें डेली एक रूटीन के माध्यम से लेकर के चलना है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप डेली इन सब चीज़ों को याद करते हुए आगे की तरफ बढ़ें, ताकि एग्ज़ाम के समय आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का अतिरिक्त बर्डन ना हो कि हमको ये भी तैयार करना है, वो भी तैयार करना है। इसी तरीके से एक एक जो है वैश्विक दिवस आप लोग डेली जो है रूटीन बना लीजिए, डेली उसको हम लोग तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपने अपने न्यूज एनालिसिस पर चलते हैं। आज जो पहला न्यूज है वो है अमित अग्रवाल टेक्स चार्ज। अभी ये देखिए करंट में न्यूज आएगा। अमित अग्रवाल ने जो है आधार कार्ड जो आपका है अथॉरिटी, ये 1993 बैच के आईएएस अधिकारी थे। इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ के रूप में चार्ज लिया है। आधार कार्ड के विषय में जो है आधार कार्ड के अथॉरिटी के रूप में ये अब यहाँ पर बैठे हुए हैं। अमित अग्रवाल इनका नाम है। तो ये आपका पहला फैक्ट था। दूसरा फैक्ट है कि पूरे दुनिया की जो सबसे लंबी रामायण मंदिर है वो अब बिहार में बनने वाली है, और बिहार में जो है वो चंपारण जिले में बनेगी। और इसी के साथ ये जो है क्या कहते हैं, ईस्ट चंपारण में ये बनेगी। तो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्टेड है, ये न्यूज़ निकल करके आई है कि 2025 तक ये जो है तैयार हो जाएगा। और इसकी जो एस्टिमेटेड कास्ट है वो एस्टिमेटेड कास्ट 500 करोड़ रुपए है, और ये 3.76 लाख स्क्वायर फीट में बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपका पूरा का पूरा दूसरा था। कल एक न्यूज़ निकल करके आई थी, आर्टिकल था कि भारत का जो ड्रग्स कंट्रोल है पूरे विश्व में उसकी बदनामी हो रही है। बदनामी का जो कारण है मुख्य रूप से वो ये है कि बदनामी इस वजह से हो रही है कि भारत की जो गवर्नमेंट है, यानी कि भारत की जो दवाएं निर्यात के रूप में दिखाई जाती हैं, वो दवाएं एक्चुअली है क्या कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और घाना जो अफ्रीका में मुख्य निर्यातक देश है, भारत की दवाओं को लेता है, एक्सपोर्ट करता है इंडिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल में। वहाँ से काफ़ी सारे चीज़ों से निकल कर के आए कि भारत की जो कप सिरप है उसमें टॉक्सिन है, जहर है, और इस वजह से जो बच्चे हैं उसे पीते हैं तो वो मौत के शिकार बन जाते हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने सीधा सीधा कहा कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने कहा सीधा सीधा कि भारत जो है ऐसी दवाएं नहीं निर्मित करता, और भारत जो है जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के चलता है। कहने का मतलब ये है कि भारत जीरो टॉलरेंस की नीति पॉलिसी को फॉलो करता है, खासकर दवाओं के संदर्भ में। तो ये फ्रेंड्स जो न्यूज़ था वो था। अब बात आती है यहाँ पर देखिए कि इंडिया फर्स्ट एमआरएनए वैक्सीन। भारत ने क्या किया कि अपनी जो है भारत की पहली एमआरएनए वैक्सीन जो कि पूरी तरीके से स्वदेशी है, वो भारत के ड्रग कंट्रोल के द्वारा जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया उनके द्वारा ये मंजूर कर दी गई। और ये जो है जिनको वैक्सीन 19, ये कोविड 19 के खिलाफ कोविड 19 के जो है विरुद्ध थी। तो इसके लिए जो है भारत की पहली स्वदेशी एमआरएनए वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। अब जो तीसरी न्यूज़ निकल करके आई है वो तीसरी न्यूज़ है
जो बच्चे गोद लिए जाते हैं 9 महीने में कितने गोद लिए गए, उसके विषय में जो है बात की जा रही है कि 2297 से ज़्यादा पिछले 9 महीनों में जो है वो गोद लेने की प्रक्रिया जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो करे हैं कि 2297 से ज़्यादा मैटरेसें हैं जो भारत में गोद लेने की प्रक्रिया से लंबित हैं, जिनमें से जो है 2191 बच्चे अभी तक जो है गोद लिए जा चुके हैं। और ये सब जो है पूरा का पूरा जो इंडिया में गोद के लिए जो रजिस्ट्रेशंस होता है वो अपना जो प्रक्रिया होता है वो अपना कर रहे हैं। इसके बाद 997 केसें जो हैं अभी तक कोर्ट में वो पेंडिंग में हैं। और सबसे ज़्यादा जो केसें पेंडिंग में हैं वेस्ट बंगाल में, जहां 139 केसेस अभी गोद लेने की प्रक्रिया में पेंडिंग में हैं, उसमें से 130 केसेस को जो है क्लियर कर दिया गया है। बिहार में 92 पेंडिंग है। एडॉप्शन केस यानी गोद लेने का जो मुकदमा होता है वो 92 केसेस पेंडिंग हैं और जो है 20 उसमें से क्लियर हैं। फिर इसके बाद जो यहाँ पर बात की जाती है कि जो नए मैटर्स हैं महाराष्ट्र में वो गोद लेने की प्रक्रिया के संबंध में महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 329 केसेस पेंडिंग हैं। और वहाँ पर जो एजेंसीज है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट वो जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए वहाँ पर अपना प्रक्रिया जारी रखे हुए है। तो ये जो गोद लेने की बात न्यूज़ में निकल करके आई है वो विभिन्न ज़िलों में कितने बच्चे गोद लिए गए हैं, कितने कौन कौन से स्टेट में जो है कितना गोद का मुकदमा चल रहा है, कितने को जो है क्लियर कर दिया गया है, ये यहाँ पर निकल करके पूरी की पूरी जो बात है वो निकल करके आई है। अब यहाँ पर जो दूसरी न्यूज है वो देखिए यहाँ पर है क्या कि अभी पहली बार जो है महिला और जो चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसने सुनिश्चित किया कि जो एनजीओ चाइल्ड लाइन के लिए जब कोई बच्चा डिस्ट्रेस में रहता है या किसी आपदा में फंसा हुआ होता है और उसको तत्काल रूप से सहायता की आवश्यकता होती है तो यह जो है उसको ख़त्म करने की दिशा में कार्यरत है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उस संस्था को मर्ज किया जा रहा है। भारत की जो गवर्नमेंट है अपना कार्यक्रम मिनिस्ट्री जो है वो मर्ज कर रही है। 1098 हेल्पलाइन और 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम जो है ये 9 राज्यों में जून के अंत तक स्टार्ट कर दिया जाएगा। कहने का आशा ये है कि अभी तक जो एनजीओ देखता था चाइल्ड आपदा की स्थिति में है तो उसको सहायता करने के लिए, तो अब उसकी जगह इंडियन गवर्नमेंट जो है 1098 और 112 को दोनों 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है और 1098 हेल्पलाइन नंबर है। तो इन ये सब जो है आपस में मर्ज होंगे और ये जून के अंत तक 9 स्टेट्स में लागू हो जाएंगे। और ये किसके तहत लागू होंगे? वन नेशन वन हेल्पलाइन के तहत यहाँ पर लागू किया जाएगा। अब जो चाइल्ड लाइन नंबर है 1098 है और जो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है वो 112 है। ये जो है इसके पहले जो WCD मिनिस्ट्री थी वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस योजना के तहत 24 घंटे सातों एक हफ्ता में 24 घंटे हेल्पलाइन चाइल्ड लाइन सर्विस जो है वो CIF के तहत और NGO का पार्टनरशिप था उसके तहत ये कार्य करती थी अभी तक। और जो CIF है यानी कि चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन ये कुल मिलाकर के 568 जिले 135 रेलवे स्टेशन 11 बस स्टेशन और 1000 प्लस यूनिट के नेटवर्क्स में कवरेज थे। और अगर इसकी बात किया जाए यानी कि CIF कितनी देर में तात्कालिक रूप से प्रतिक्रिया देता है यानी कि जो CIF है वो कितने मिनट्स में अपना वर्क करता है, तो अगर कोई बच्चा आपदा की कंडीशंस में फंसा हुआ है तो कितना टाइम्स वो लेता है उस बच्चे तक पहुंचने के लिए। तो राइटर कह रहे हैं कि CIF का जो डाटा है वो 60 मिनट जो है पूरा का पूरा टाइम लेता है उस आपदा की स्थिति से बाहर निकलने के लिए। और CIF की अगर करंट की बात की जाए कि करंट में इसका क्या रिस्पांस होता है तो पुलिस फायर एम्बुलेंस सर्विस इनके साथ जो है
इनका तालमेल ठीक नहीं है। आपदा की स्थिति में इनमें लैक है इंटर प्रॉपर्टी की, यानी कि अंतः परस्पर क्रिया जो होती है एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ लेकर के चलने की, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में वो एक साथ लेकर के चलें, एक साथ काम करें। तो ये जो है इसमें लैक है। अब आगे की बात की जा रही है कि जो CIF का नेटवर्क है वो केवल और केवल 568 जिलों में फैला हुआ है, और अभी भी 200 जिले उसके अंदर में काम नहीं करते, यानी कि 200 जिले अभी भी उसकी पहुंच से बाहर हैं चाइल्ड लाइन की कंडीशंस को लेकर के। अब क्या है, अ, जो चाइल्ड लाइन की स्थिति है, अब चाइल्ड लाइन 9 राज्यों में, यूनियन टेरिटरी में, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दादरा और नागर हवेली, दमन दीव, गुजरात, गोवा, लद्दाख, मिजोरम, पुडुचेरी, इन सब स्टेटों में जो है चाइल्ड लाइन सर्विस जो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, WCD मिनिस्ट्री ने, वो शुरू हो जाएगा। और मिनिस्ट्री के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि इसके लिए जो है 24 घंटा 7 के 7 दिन कंट्रोल रूम अवेलेबल किया जाएगा। और यह 112 के साथ, यानी कि जो नंबर है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, उसके साथ यह एकीकृत होगा। और आगे भी बात की जा रही है कि जो जिला स्तर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट है वो जो है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन के तहत यूनिट के तहत अपना हर समय वहाँ पर जो सेवाएं हैं बच्चों की किसी भी आपदा की स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में, उनके आवास के संबंधित, तो वो 24 घंटे खुली रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है वो सक्षम होगा हर समय बच्चों के आपदा की स्थिति में सहायता करने के लिए। तो यहाँ पर ये पूरक, और ये जो स्टेट हैं, यानी कि सभी स्टेटों में, यूनियन स्टेटों में जो रेलवे है वो जो है पूरा का पूरा अपना बूथ जो है वहाँ प्रोग्राम आयोजित कर रहा है। बस स्टैंडों पे, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह पर ये हेल्प डेस्क मौजूद रहेगा। उसका जो है सेट किया जा रहा है इस तरीके से। वहाँ पर जो आपदा की स्थिति में बच्चों को बाहर निकालने के लिए जो भी वहाँ पर प्रक्रिया होती है वो सब तैयार किया जा रहा है। इसके बाद बात की जाती है कि एडवांस कंप्यूटिंग की जो केरला है वो जो है अपना प्रोवाइड करा रहा है चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और 112 को एकीकृत करके बच्चों के समाधान पर अपनी सेवाओं को जो है स्टार्ट किया है। आने वाले जो टाइम्स है उसमें 1098 ये 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होगा, ताकि और भी बेहतरीन ढंग से इनको जो सेवाएं हैं वो मिल सकें। तो फ्रेंड्स, ये बच्चों के ऊपर आर्टिकल था। बच्चे जो किसी भी आपदा की कंडीशंस में फंसे होते हैं उनको लेकर के जो बातें की जाती हैं वो कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, तो ये उनके ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल था। अब बात आती है यहाँ पर जो है चाइना को लेकर के। जैसे चाइना क्या काम करता है, हर समय एक ऐसा काम कर देगा कि जो है उसको आदमी मजबूर हो जाएगा कि इनमी मानने के लिए। अभी जो भारत में मुंबई पर हमला हुआ था, वहाँ पर अमेरिका और भारत जो है यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव लेकर के आए सैयद मीर को जो है अरेस्ट करने के लिए, कि ये आतंकवादी घोषित हैं। आतंकवादी घोषित करने के लिए प्रस्ताव लेकर के आए यूनाइटेड नेशन में। तो चाइना ने क्या काम किया कि ये जो यूनाइटेड नेशंस, ये जो अमेरिका और भारत के द्वारा प्रस्ताव लेकर के आया गया था, इसको जो है ब्लॉक कर दिया गया। ये 26/11 के मास्टरमाइंड थे। ये इनको जो है भारत और अमेरिका मिलकर के आतंकवादी घोषित कराना चाहते थे, लेकिन ये जो है चाइना के द्वारा पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए इनको ब्लॉक कर दिया गया। और निश्चित तौर पर ये बहुत बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत ही हार्मफुल बात होती है कि वैश्विक स्तर पर जहां एक तरफ चाइना कहता है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवाद खत्म हो जाए, हर जगह शांति हो, तो इस तरीके से कोई भी नहीं है। अंततोगत्वा जैसा एक कहावत कही जाती है कि गिरगिट अपना रंग दिखा ही देता है, तो गिरगिट जो है वो अपना रंग हर कीमत पर अदा कर देता है, उसको दिखा देता है। अब बात की जाती है कि अभी जो है देखिए अमेरिका में है क्या कि पीएम मोदी की विजिट होगी 21 जून को, और पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर
अ, अमेरिकी कांग्रेस को जो है संबोधित करेंगे। इस समय काफ़ी सारी संभावनाएं हैं अमेरिका और जो है इंडिया के मध्य में। वहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्य को उनकी जो कांग्रेस है, जो पार्लियामेंट है, उन उस पार्लियामेंट को पीएम मोदी के द्वारा जो है संबोधित किया जाएगा। इसके बाद जो है वहाँ पर जो लोकतांत्रिक वैल्यूज़ है उसको पूरी की पूरी तरीके से संबोधित करके जो भी मीटिंग होगी, अब उस मीटिंग में क्या है क्या नहीं है, उसको पूरी की पूरी जो बात है उसको आगे बढ़ाई जाएगी। संचार को लेकर के और तकनीक को लेकर के, इंटरनेट को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के। चूँकि भारत को पूंजी और तकनीक की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आवश्यकता है, तो भारत अमेरिकी पूंजी और अमेरिकी तकनीक को लेना चाहता है और अमेरिका को भारत जैसे विशाल देश के बाजार की आवश्यकता है। तो अमेरिका भारत को इस नज़रिए से देखता है। दोनों एक दूसरे की आवश्यकता है, लेकिन भारत को थोड़ा सा चालाकी भरा कदम रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका किसी का भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा जो है आर्टिकल था। अब अगर बात की जाए, ये देखिए यहाँ पर अ वेलकम स्टेट, यहाँ पर देखिए बात की जा रही है वेलकम स्टेट को लेकर के। ये थोड़ा सा जो है एक ऐसा आर्टिकल है जो भारत के विषय से हल्का सा रिलेटेड है, लेकिन इस पर क्या है यहाँ पर देखेंगे है क्या कि अभी यूएस और चाइना में क्या है कि तनाव बना हुआ है। उस तनाव को कम करने के लिए जो वहाँ के क्या कहते हैं रिलेशंस हैं, वहाँ के सचिव हैं एटॉर्नी ब्लिंकेन, ये जो है यूएस सेक्रेटरी हैं। 2018 के बाद से पहली बार ये बीजिंग कोई यूएस सेक्रेटरी जा रहा है। तो इस तरीके से वहाँ ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मिलेंगे। वहाँ पर दोनों की आवश्यकताओं को, दोनों के समझौतों को, कई सारे मुद्दे पर जो बात होगी, इसके बाद एक समझौते की तरफ दोनों लोग अग्रसर होंगे। हालांकि राइटर का कहना है कि अभी भी जो है जो इसमें संदेह नहीं है कि जो विवाद हैं वो अभी भी गहरे बने हुए हैं। और कौन सा विवाद? यूएस एक्सपोर्ट को लेकर के, यानी कि अमेरिकी निर्यात पर नियंत्रण को लेकर के, ताइवान के मुद्दे पर, ये सब जो बातें हैं वो नो डाउट बने हुए हैं। लेकिन यूएस डिप्लोमेट का जो है, और इसके अलावा यूएस डिप्लोमेट जब फरवरी में जा रहे थे तो चाइना के द्वारा उनका जो यात्रा है वो कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद अमेरिका में जो चाइना का जासूसी गुब्बारा है उसको शूट किया गया। ये सब तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विवाद को गहरा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद उच्च स्तर की जो कम्युनिकेशंस होती है उसकी चुनौती जो है उसको लेकर के आगे बढ़ना, वर्क को लेकर के साथ साथ आगे बढ़ना, ट्रांजिशनल की जो चुनौती होती है उसको लेकर के आगे बढ़ना। बिडेन प्रशासन जो जब से चुनाव हुआ है, तो चुनाव के बाद कैसे रिलेशंस होंगे चाइना के मध्य, चाइना के साथ कैसे वो आगे लीड करेंगे, उस पे जो है ये इन्होंने तर्क दिया कि जो मैनेज इंगेजमेंट है वो यूएस आधारित और उसमें व्यापार आधारित को जो संरक्षण है उसको लेकर के हम आगे बात करेंगे। यानी कि दोनों कंट्री अब आपस में जो भी विवाद है उसको कम करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और यह कहना इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के मध्य जो है अब आगे बात देखनी होगी कि कैसे ये दोनों कंट्री आपस में वर्क करते हैं, कैसे यूएस नियंत्रण पर जो चाइना का रुख है वो कम होता है, ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका क्या कहता है। अब यहाँ पर राइटर थोड़ा सा जो है भारत के विषय में बात करते हैं, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो अमेरिकी दौरे पर जाने वाले हैं। तो नो डाउट अमेरिका को जो है इससे थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन यह परेशानी एक अलग है, क्योंकि अलग अलग कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो अलग है। तो अब राइटर कहते हैं कि अब आगे जो है ये जो कंडीशंस है, यानी कि मोदी जो है अमेरिका जा रहे हैं, उस समय के दौरान यानी कि ओबामा जब अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस समय भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे, तो उस समय चाइना काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। तो हालांकि राइटर कह रहे हैं कि ये इस समय ऐसा समय नहीं है कि चाइना को कोई भी परेशान होने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो ये पूरी की पूरी जो है
इस तरीके से अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं कि दोनों देश कैसे लेकर के आगे रिलेशंस को लेकर के चलते हैं, आगे उनके मध्य क्या होता है क्या नहीं होता है, ये उस पर पूरी की पूरी अपनी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि आज का जो आर्टिकल है वो इंडिया के पर्पस में कोई भी आर्टिकल उतना ज़्यादा ठोस नहीं है। अब आगे बात आती है, ये देखिए, ये आर्टिकल जो है ए पीपल ऑफ एन इमरल्ड इसल वेटिंग विथ डोरेसरस था, यानी कि ये जो आर्टिकल है पूरी की पूरी तरीके से श्रीलंकाई के विषय में लिखी गई है। यानी कि जो भारत का निचला हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है, तमिल प्रदेश है, तमिलनाडु है, उसके जस्ट नीचे श्रीलंका जुड़ा हुआ है। तो इसके बाद श्रीलंकाई लोग जो है, यानी कि जो श्रीलंका में तमिल लोग रहते हैं, उनके विषय में बात की जा रही है। और एक तरीके से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो उसके पीछे दो रीजन्स हैं। और रीजन्स क्या है कि जो लोग यहाँ पर जो है श्री मावो श्रास्ती समझौता हुआ था 1964 में, और श्री मावो इंदिरा गांधी समझौता 1974 में हुआ। तो इन दोनों में जो है इंडियन तमिल जो है बड़ी मात्रा में विस्थापित किए गए थे भारत में। और इसके बाद जो है यहाँ पर आज ये राइटर कहते हैं कि जो श्रीलंका है उसमें बहुत सारे जो तमिल हैं भारत से गए हुए हैं। मुथैया मुरलीधरन की भी बात करते हैं, इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा आर्टिकल फोकस भी किया गया है कि ये जो है इंडियन तमिल्स हैं, इन्होंने कैंडी में जन्म लिया था। फिर इनकी जो फैमिली है वो चाय के बागानों में वर्कर्स के रूप में कार्य करती थी। और ये जो है लक्ष्मी, इनकी माता का नाम लक्ष्मी था, और इनका सिन्नासामी मुतैया ये जो है सक्सेसफुल तरीके से बिस्कुट मेकिंग बिजनेस करते हैं। तो इस तरीके से ये जो है साइलेंस की बात करते हैं। फिर इसके बाद ये जो है मद्रास की बात करते हैं। 1830 से लेकर के 1930 तक का जो साउथ मद्रास का एरिया है, ये 100 सालों में सूखा जिला घोषित किया गया था। और यहाँ से बहुत सारे जो तमिल हैं वो श्रीलंका पे गए हुए थे चाय के बागानों में अपना वर्क खोजने के लिए, वहाँ पर मजदूरी करने के लिए, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं को खोजने के लिए। तो उसके संबंध में जब वो वहाँ पे गए तो इसके बाद जो है नेहरू ने 9 अप्रैल 1958 में सिटीजन जो साइलॉन के सिटीजन्स होते हैं उसका उसका मुद्दा उठाया। उन्होंने सीधा कहा कि वो साइलॉन्स के नागरिक हैं और होना भी चाहिए उनको। फिर इसके बाद जो है पार्लियामेंट में, चूँकि उस समय कांग्रेस की बढ़त थी, इसलिए उनके पास उनके नैतिक बोलने का जो है अधिकार भी था। लेकिन ये सब एक इतिहास की बात है। तो यहाँ पर श्रीलंकाई जो श्रीलंका में जो इंडियन तमिल्स रहते हैं उनके विषय में पूरी की पूरी बातें की गई है। फिर इंडियन तमिल्स को क्या वहाँ पर आवश्यकता है, जाहिर सी बात है एक तरीके से अगर वो वहाँ पर विस्थापित किए गए हैं तो उनको जमीन का अधिकार, रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो मौलिक संरचनाएं होती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स होता है, वो उनको जो है चाहिए। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि उनको 5 चीज़ें, 5 जो बातें होती हैं वो 5 बातें उनको जाहिर तौर पर चाहिए है। कौन कौन सी बात की? पहली चीज़ कि उनको जो विभेद एक श्रीलंका में जो है समान रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, इक्वल और अद्वितीय रूप से उनको देखा जाना चाहिए। उनके प्रोफेशन का जो है जिन्होंने उनका जो प्रोफेशन है वृक्षारोपण का चाय के बागान में, वो बहुत ज़्यादा श्रीलंका को कंट्रीब्यूट किया है। श्रीलंका की इकोनॉमी में जो है वो मेजर पार्ट है। तो इसके बाद और ये जो है इंडियन तमिल के रूप में गए हुए हैं तो इनको जो है ये पावर राइट मिलना चाहिए। दूसरा, इनका जो है लैंड बेस्ड जो क्लाइमेट सिस्टम्स है उसके विरोध में, उसको जो है जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में नहीं जानी चाहिए, यानी कि इनके प्रतिकूल नहीं जाना चाहिए। उसको जो है सीरियसली जो है उसको लेकर के चलना चाहिए, इनके आधार पर लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि ये लोग जो है लैंड बेस्ड जो क्लाइमेट होता है, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन होता है, उसमें श्रीलंकाई जो तमिल हैं, यानी कि जो इंडियन तमिल है श्रीलंका में बसे हुए हैं, वो वृक्षारोपण करके बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर योगदान दिए हैं। तो उनको जो है श्रीलंका
राइटर कह रहे हैं कि श्रीलंका में उनके इस योगदान को इसमें जो है शामिल करना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है इनका। जो और तीसरा जो इनका कार्य साइट है, कार्य चक्र है, कार्य करने का तरीका है, वो जो है कोविड-19 जब आया था तो उसके बाद ये जो है जूनोटिकली ट्रिगेट किए गए, रिविजिटिंग किए गए। फिर ये जो प्लांट लगाते हैं, जाहिर सी बात है वृक्षारोपण करते हैं, तो इनके वृक्षारोपण को जो है वो दो लहरों जब दो लहर आई थी कोविड-19 की, तो जब जितना ये वृक्षारोपण कहते हैं, वृक्षारोपण जिस भी चीज़ का करते हैं और वृक्षारोपण का इनका निर्यात होता है, तो निर्यात से इनको थोड़ा बहुत इकोनॉमी हेल्प मिलती है। और जब से ये कोविड-19 आया है, कोविड-19 के बाद से दो लहर ने इनके पूरे के पूरे निर्यात की जो व्यवस्था थी वृक्षारोपण की, वो कम कर दिया, उसको जो है चकनाचूर कर दिया। तो राइटर कह रहे हैं कि इनको यहाँ पर जो है सपोर्टर नेचर होना चाहिए। इनके प्लांटेशंस की जो आकांक्षाएं हैं, निर्यातोन्मुख आकांक्षाएं हैं, नो डाउट ये कहीं न कहीं जो है देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो इनको जो है उस पर सपोर्टिव नेचर्स होना चाहिए। दूसरा इनका जो एक तरीके से चाय के बागानों में हुआ क्या था कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाने लगा था, जिसका परिणाम पूरे वैश्विक समुदाय के ऊपर जाने लगा और एक चाय के स्वाद के ऊपर चर्चा की जाने लगी। तो इनका जो और उस पर सख्त तरीके से प्रतिबंध लगाया गया और उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद आज ब्लैक टी के स्थान पर ग्रीन और हर्बल टी की बात की जाती है। तो राइटर कह रहे हैं कि इनका जो वैल्यू है, पहली चीज़ की वो पॉलिसी रिलेटेड में शामिल किया जाना चाहिए, सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि और इनकी जो प्रतिकूल अवस्था है, यानी कि इनको जिस जिस प्रतिकूलता का सामना करना पड़ता है, उसको ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से गवर्नमेंट ने रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी, उसको पॉलिसी में शामिल किया था, उसी तरीके से इन पर जो प्रतिकूलता का व्यवहार होता है प्रतिकूल दशाओं में, इसको अपनी पॉलिसी में लेकर के संवेदनशील जो नहीं है उसको संवेदनशील होना पड़ेगा। दूसरा, इस समय जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी आ रही है वो है एआई की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में बात करती है कि बहुत सारे अवसर को लेकर के वो आ रही है, खास करके जो है प्लांटिंग करने में, डिवेटिंग करने में, डी इन्फेस्टिंग करने में, जीरो डिफेक्ट करने में। तो ये सब जो बातें हैं प्लांट सेक्टर्स में, ये सब एआई में इनको कंक्लूड करके करना पड़ेगा। और एआई जो है झूठ को सच, सच को झूठ करने में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर चाय में मिलावट है तो उसको भी वो बाहर निकाल करके रख देगा कि मिलावट है कि नहीं है, वो एक तरीके से जांच करेगा। अगर चाय की थैली में जो है उस पर 100% है या केवल 10% या 20% है, तो उसको भी वो निकाल देगा। यानी कि कुल मिलाकर के एआई जो है जो फेक मुद्दे होते हैं उसको बाहर करने की बात कर रही है, बाहर निकालने की बात कर रही है, फेक को हटाने की बात की जा रही है। जो एल्गोरिदम है, यानी कि फ्रॉड, नकली, धोखाधड़ी, इन सब को निकालने का, डिटेक्ट करने का जो एल्गोरिदम है, उसको सेंसर टेक्नोलॉजी के द्वारा, केमोमेट्रिक्स के द्वारा ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है ताकि इन सब से बचा जा सके। लेकिन एआई जो है क्या एम्प्लॉयमेंट को कट करेगा? अब यहाँ पर जो बात की जा रही है कि क्या एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जो वर्कर्स हैं, आइसलैंड के जो पहाड़ी सेक्टर्स हैं उस पर जो मजदूर काम करते हैं, क्या वहाँ पर एआई आने से उनको विस्थापित कर दिया जाएगा? तो इसको जो है इस पर यहाँ पर इनको ध्यान देने की बात की जा रही है। यानी कि कहा जा रहा है कि जो श्रीलंका में ये सब अच्छे खासे वहाँ पर श्रीलंका की इकोनॉमी में योगदान देते हैं, और योगदान जो दिया जा रहा है वृक्षारोपण निर्यात, चाय के बागान निर्यात और बाकी तौर तरीके हैं, तो इन लोगों को जो है एक तरीके से अपनी पॉलिसी में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। वहाँ के जो संसद है, वहाँ के संसद में इनको स्थान देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से इनको जब आप दोगे, इनको अपॉर्चुनिटी दोगे, इनको अवसर दोगे, इनको वहाँ पर शामिल करोगे, तो नो डाउट ये इनकी भी जो दशा है, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है, आवास, जमीन,
इन सब का जो मौलिक अधिकार है ये भी लाभान्वित होंगे। और जब ये लाभान्वित होंगे तो चूंकि ये पहले से ही देश की निर्यात व्यवस्था में शामिल हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये भी, इनको भी आप शामिल करें, इनको भी लेकर के चलें, इनको भी जो है बात लेकर के आगे बढ़ें। तो ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स श्रीलंका के विषय में था। हालांकि इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके क्वेश्चंस पेपर में नहीं आएगा। हमने केवल इसलिए पढ़ा दिया कि आपको थोड़ा जो है इसकी जानकारी होनी चाहिए कि देश विदेश में क्या चल रहा है क्या नहीं। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर देखिए निचला आर्टिकल है पाकिस्तान के विषय में आया हुआ है। पाकिस्तान में जो अभी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, वहाँ की सेना के द्वारा जो है ये एक काम बहुत ही बेहतरीन होता है। जैसे ही कोई प्रधानमंत्री अपने पद से हटता है या इस्तीफा देता है या किसी तरीके से उसका कार्यकाल खत्म होता है, तो कार्यकाल खत्म होने के ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंतर्गत आप उठा के कार्यकाल को देख लीजिए, कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं जिसको अरेस्ट न किया गया हो या वो भागा ना हो देश छोड़ करके। तो इस तरीके से वहाँ पर यही बात होती है। और इसके बाद 9 मई को जो पाकिस्तान की जो पार्टी है पीटीआई यानी कि तहरीक इंसाफ, उसके द्वारा हिंसा की गई थी। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, सैनिक मुख्यालय को जो है बदनाम करने की बात की गई थी। और पहली बार ऐसा पाकिस्तान में हुआ था कि कोई राजनीतिक पार्टी जो है सेना का खुल करके विरोध की थी। सेना, और अब क्या बात आ रही है निकल करके कि सेना के द्वारा इनकी पार्टी को ही खत्म करने का फैसला किया गया है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है, इनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, इनके कार्यकर्ताओं को आर्मी एक्ट और सीक्रेट के तहत इनका जो है मुकदमा चलाया जा रहा है। इनके जो वरिष्ठ राजनयिक हैं यानी कि जो इनकी पार्टी में वरिष्ठ राजनेता थे वो पद छोड़ दे रहे हैं, वो सीधा सीधा पार्टी को ही जो है छोड़ दे रहे हैं। और छोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि गिरफ्तारी से बचने के लिए। तो ये सब, और जो इमरान खान है ये आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से ये खत्म होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि 75 सालों में कि जब पाकिस्तान में किसी ने सीधे सीधे सेना को चैलेंज किया है, कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी है। तो अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि ये ठीक है चैलेंज किया, लेकिन यहाँ पर दूसरा व्यू निकल करके आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना है अब उसको बहुत ही बेहतरीन अवसर मिल गया है राजनीति में हस्तक्षेप करने का। जो डेमोक्रेसी होती है यानी कि जो पाकिस्तान में लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं में जो पाकिस्तान की सेना है वो हाइब्रिड शासन, मिलिट्री रूल्स, इन सबको लेकर के चल रही है। और यहाँ पर जो है उसको उसको बेहतरीन तरीके से हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया है। और ये लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात होती है। हालांकि जो वहाँ के पाकिस्तान के पहले जनरल थे, चीफ जनरल थे, उन्होंने सीधा कहा था कि सेना का जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और जो वर्तमान में जनरल मुनीर हैं वो भी सिमिलरली यही कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बात ये करते हैं कि इनके द्वारा जो है पीटीआई को जो ख़त्म करने की बात की जा रही है वो की जा रही है। और सेना को जो है वर्तमान समय में जो रूलिंग पार्टी है उसका सपोर्ट मिल रहा है। और पाकिस्तान की जो न्यायालय है, न्यायालय में पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनके जो है चहेते बैठे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका इमरान खान का सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब सेना और न्यायालय के बीच भी एक अंतराल पैदा हो गया है, जो ये अच्छी बात नहीं है। यानी कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक संस्थाओं में सेना का हस्तक्षेप हो रहा है। दूसरा, न्यायालय और सेना के बीच एक न्यायालय और सेना वो आमने सामने हो रही है, ये भी अच्छी बात नहीं है। और पाकिस्तान में जो है सेना को वहाँ की रूलिंग पार्टी के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जहाँ एक तरफ पाकिस्तान भूखमरी, बिजली की कमी, पानी, ये जो मौलिक सुविधाएं होती हैं वहाँ की जनता उससे जूझ रही है, दूसरी तरफ राजनीति जो है वहाँ पर इस तरीके से हावी हो रही है। तो इसको जो है इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। तो और जो पाकिस्तान में राजनीतिक गतिशीलता है, वो राजनीतिक जो राजनीतिक स्थिरता है, यानी कि इमरान खान अब पीछे हट रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव
कराने की मांग पीटीआई के द्वारा बहुत लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन पीडीएम जो गवर्नमेंट है उसने रोक दिया था और चुनाव को अभी बहरहाल उसने कहा था कभी यह पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से जो मिलिट्री रोल्स है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर यही बात पूरी की पूरी आर्टिकल्स में राइटर के द्वारा कही गई थी। और यानी कि सेना सेना को जो है वो हावी बताया गया है। सेना जो है कह रही है, सेना जो है हर मुद्दे पर, पहली चीज़ कि वहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है उसका सपोर्ट किया जा रहा है सेना को, और सेना के द्वारा पाकिस्तान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन पर जो है कथित भ्रष्टाचार के आरोप में जब गिरफ्तार किए गए थे तो उनकी पार्टी को ही ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो ये ठीक बात किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए वो ठीक नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में लोकतंत्र था ही कहाँ, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज़ है, आतंकवाद और सेना, बाकी पाकिस्तान में कुछ है नहीं। दूसरा देखिए, ये पाकिस्तान के विषय में आर्टिकल था। अब एक आर्टिकल है यहाँ पर, एक आर्टिकल ऐसा आया है जो भारत के विषय में आया है। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई पेमेंट की बात की जा रही है। ये यूपीआई पेमेंट क्या है क्या नहीं है, इसकी बात की जा रही है कि जो यूपीआई से लेन देन होता है वो मोबाइल फ़ोन के ऐप्स और बैंक दोनों जो है इसकी वैल्यू और वॉल्यूम उस पर चर्चा की जा रही है कि दोनों कैसे जो है रैपिड हो रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, उनका सिचुएशंस क्या है, यानी कि मूल्य और मात्रा के आधार पर यूपीआई लेन देन की यूपीआई लेन देन की कंडीशंस क्या है, उस पर ये बात की जा रही है कि जो डेली लिमिटेशंस होता है यूपीआई का वो कितना तय किया गया है। अब यहाँ पर आइए उसकी बात की जाए। 2021 में जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था उसने लिमिटेशंस दिया कि डेली जो ट्रांजेक्शन्स है वो 1 लाख रुपए पर डे है और आप 20 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हो। हालांकि बैंक्स और ऐप्स जो है इन्होंने जो विभिन्न प्रकार के बैंक्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के ऐप्स होते हैं, इन्होंने हाल के महीनों में तरह तरह की लिमिटेशंस और लेन देन पर अपनी अपनी जो है बात रखी है और उसको किया भी है। जैसे अब आईसीआईसीआई बैंक का जो यूपीआई फेक है, ये फेक यू पेज है, उसने सीधे सीधे ट्रांजेक्शन्स जो है आप 24 घंटे में केवल 10 बार ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। जबकि एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ये दोनों सीधा सीधा कहते हैं कि आप 24 घंटे में 20 बार ट्रांजेक्शन्स करते हो। तो इस तरीके से जो यहाँ पर लिमिटेशंस की बात आती है वो अलग अलग बैंक्स, अलग अलग संस्थान के लिए अलग अलग है। अब यूपीआई इंडिया में जो है उसका लेन देन का वैल्यू और कितनी मात्रा में हुआ है यहाँ पर, और जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ, विमुद्रीकरण के बाद कितना मात्रा में वो हुआ, ये पूरी की पूरी बात यहाँ पर की जा रही है। यूपीआई जो पेमेंट है वो 11 अप्रैल 2016 को एक पायलट के तौर पर शुरू किया गया था। अब यहाँ चार्ट फर्स्ट है। चार्ट फर्स्ट क्या शो कर रहा है? चार्ट फर्स्ट जो है मंथ वाइज वॉल्यूम यूपीआई ट्रांजेक्शन शो कर रहा है, यानी कि यूपीआई से कितना लेन देन हुआ उसको जो है शो कर रहा है। अप्रैल 2016 से मई 2023 तक जो है कितना हुआ, यानी कि मई 2018 में अगर बात की जाए तो 190 मिलियन लोग जो है यूपीआई पेमेंट भारत में किए, उससे लेन देन किए। और मई 2023 की अगर बात की जाए तो 9,415 मिलियन लोग यूपीआई का यूज कर रहे हैं। और अगर परसेंटेज ग्रुप में 2018 से लेकर के 23 तक की ग्रोथ रेट देखी जाए तो 4,855% लोग जो है ये ग्रो किया है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त मात्रा में इसका ग्रो हो रहा है। चार्ट दो जो है वो सीधे सीधे कह रहा है कि जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि खुदरा भुगतान है, रिटेल पेमेंट है भारत में, वो रिटेल पेमेंट में कितना ज़्यादा जो है ये हुआ है पेमेंट यूपीआई के थ्रू। तो अगर 2017-18 में बात की जाए तो यूपीआई के द्वारा जो खुदरा भुगतान किया गया था वो 5.9% था। वहीं प्रीपेड पेमेंट जो है जैसे पेटीएम, अमेजन, गिफ्ट वाउचर, ये सबसे किया गया था। और डेबिट कार्ड जो है 20% से ज़्यादा हिस्सा था, यानी कि जो खुदरा भुगतान के लिए पेमेंट होता है भारत में यूपीआई के थ्रू वो डाउन है। और 2022-23 में यूपीआई जो है इन सबको पीछे करते हुए
73% पे पहुंच गया। यानी कि एक तरीके से जब यूपीआई लाया गया था तो उस समय खुदरा मार्केट में जो पेमेंट किया जा रहा था, सबसे ज़्यादा पेमेंट जो किया जा रहा था वो किसके द्वारा किया जा रहा था, डेबिट कार्ड से किया जा रहा था। इसके बाद वॉलेट से किया गया, पेटीएम से अमेजन से किया गया, वाउचर से किया जा रहा था। और यूपीआई के थ्रू जो लेन देन किया जा रहा था वो 5.9% था। लेकिन 2022-23 की अगर बात की जाए तो 73% यानी सबको ओवरटेक करते हुए यूपीआई लेन देन आगे बढ़ गया। यानी कि यूपीआई एक विकल्प के रूप में लोगों के पास मौजूद है। अगर आपको 1 रुपये पेमेंट करना है तो आप फोन पे से 1 रुपये सीधा सीधा कर सकते हैं। प्रीपेड पेमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो दूसरे स्थान पर आ गया, 6.5% आ गया। और यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड है वो डिक्रीज हो गया, 11% से घट करके 2.5% की तरफ आ गया। यानी कि 73% पे यूपीआई वर्तमान में है, 6.5% पे सीधा सीधा प्रीपेड है। और इसके बाद 2.5% पे क्या है, 2.5% पे क्रेडिट कार्ड है। हालांकि एक बात ध्यान देने लायक है, यहाँ पर राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि क्या ध्यान देने लायक है, जो ट्रांजेक्शन्स है यानी कि जो लेन देन है अधिकतर ये जो है वॉल्यूम के संदर्भ में था, मूल्य के संबंध में नहीं था। यानी कि जो लेन देन किया गया ये मात्रा में ज़्यादा था, मूल्य में नहीं था। तो यूपीआई की जो वैल्यू है 2018 में अगर उसकी बात की जाए तो 33,288 करोड़ के मूल्य का लेन देन किया गया। और जबकि जो अमाउंट है वो यानी कि मात्रा जो है वो 1756 करोड़ रुपए पर ट्रांजेक्शन पे किया गया। और ये जो फिगर है 2023 में ये 14,89,145 करोड़ पे किया गया वैल्यू के आधार पर। और जबकि अमाउंट अगर देखा जाए तो 1581 रुपया पर ट्रांजेक्शन पे आया। तो ये 175 रुपया पर ट्रांजेक्शन 5 सालों में फाल हुआ है यानी गिरा है, 1756 से 1581 पे आ गया। तो ये जो रिटेल पेमेंट हो रहा है इंडिया में वेरियस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो रहा है। 2017-18 में यूपीआई का जो शेयर था वो 0.4% था, 2022-23 में बढ़ करके 21.1% हो गया। जब जो है वॉल्यूम और जो वैल्यू है ये दोनों अगर एक साथ आप देखोगे तो ये दोनों का रुझान अगर एक साथ मिला करके आप देखेंगे कि दोनों एक साथ पढ़ेंगे, वॉल्यूम कितना जा रहा है यूपीआई से, वॉल्यूम का लेन देन कितना हो रहा है और वैल्यू का लेन देन कितना हो रहा है, तो दोनों रुझान स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। फर्स्ट जो आ रहा है कि कंज्यूमर जो है लगातार यूपीआई का जो प्रयोग है, यूज है, वो अल्टरनेटिव एक तरीके से कैश के रूप में कर रहा है। और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू प्रत्येक लेन देन के साथ वो छोटी हो रही है। और ये जो है उस पर दूसरा क्या है कि जो PWC इंडियन पेमेंट्स हैंडबुक है उसके अनुसार अगर बात की जाए तो दिसंबर 2020 में जो बैंक है वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी यूपीआई पेमेंट को अपग्रेड तकनीक के साथ, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन यह स्ट्रगल आगे फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस लिमिट है हर बैंकों के द्वारा वो निर्धारित की जा रही है। और कुछ कुछ बैंकों के द्वारा तो जो एनसीपीआई ने अलाउ किया है कि आप जो है 1 लाख रुपए तक लिमिटेशंस जो उसने निर्धारित किया है उससे भी कम है। यही कारण है क्योंकि छोटे से छोटी राशि भी यूपीआई के थ्रू ही की जा रही है। और इसमें वैल्यू जो है यानी कि कहने का मतलब ये है, जो मैं बार बार यहाँ पर मूल्य और मात्रा की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको मैं डिफरेंस बता दूं कि 1 रुपये 10 रुपये आपको पेमेंट करना है और आप 10 लोग दुकान पे आए, किसी को 1 रुपये करना है, किसी को 2 रुपये पेमेंट करना है, किसी को 3 रुपये करना है, किसी को 5 रुपये करना है। और यूपीआई से 10 लोगों ने 10 बार प्रयोग किया यूपीआई का, और यूपीआई के थ्रू कितना पेमेंट किया, मान के चलिए कि 30-40 रुपया। तो यही बात यहाँ की जा रही है, प्रयोग तो 10 बार हुआ लेकिन मूल्य कितना था, 10 रुपया। तो 40 रुपया या 30 रुपया, यानी कि अगर 10 लोग ने 2-2 रुपए का सामान लिया, कुछ ने 1 लिया, कुछ ने 2 लिया, तो मान के चलिए 15-20 रुपए का मूल्य हुआ। लेकिन प्रयोग कितनी बार किया गया, 10 बार किया गया। तो इससे क्या हुआ, टाइम
ओवर किया गया, दूसरा यानी कि समय भी लगा, दूसरा समय छोटा था। समय लगने का मतलब है कि स्मॉलर ओवर टाइम, यानी कि जो समय यहाँ पर दिया गया वो एक तरीके से छोटे से समय में यानी कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कर रहे हैं और इसका जो मूल्य है वो भी घट रहा है। यही कारण है कि बैंकों के द्वारा जो लिमिटेशंस लगाई गई है वो लिमिटेशंस यही कारण है कि 1 लाख के नीचे कुछ कुछ बैंकों ने सीधा सीधा लगाया है। अब यहाँ पर जो चैप्टर चार्ट 4 और 5 है, यानी कि 4 और 5 चार्ट, वो सीधे सीधे यूपीआई ट्रांजेक्शन जो है उसको शो कर रहा है कि यूपीआई एप्स और उसके थ्रू यानी कि किसके किसके थ्रू यूपीआई ट्रांजेक्शन हो रहा है। जैसे यूपीआई एप्स, बैंक्स, ये सब जो है अपना यूपीआई ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। फ़ोन पे, ये जो है फ़ोन पे ऐप्स जो कि गूगल पे के द्वारा फॉलो किया जाता है, ये सेकंड नंबर पे है। पेटीएम जो है ये थर्ड नंबर पर है और फर्स्ट पे यूपीआई है। सबसे ज़्यादा यूपीआई का जो लेन देन किया जा रहा है वो कौन सी बैंक से किया जा रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से किया जा रहा है। दूसरे एचडीएफसी, यानी कि एचडीएफसी सेकंड पे है, एसबीआई फर्स्ट पे है और ये एसबीआई जो फर्स्ट पे है ये यूपीआई लेन देन की कैटेगरी में पहले स्थान पर है। तो ये जो है पूरे के पूरे तरीके पे यूपीआई का फ्रेंड्स चार्ट था, यानी कि यूपीआई कैसे जो है अपना स्थान काबिज किया है छोटे से लेकर के बड़े स्तर पर, और वो लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर बैंक की जो व्यवस्था है वो विफल हो रही है, और विफल इसीलिए हो रही है कि यूज ज़्यादा हो रहा है और उसकी जो बात निकल कर के आ रही है वो बात कम निकल कर के आ रही है कि मात्रा कम है और यूज ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक और न्यूज है, और वो न्यूज क्या है? वो न्यूज सीधे सीधे है जो अभी हमने बताया था कि जो कल की बात हमने की थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पश्चिम बंगाल में जो स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, कल हमने बताया था कि जो पश्चिम बंगाल में स्थानीय चुनाव हुए हैं वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोर्स की तैनाती की है, और तैनाती करनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए हम किसी राज्य सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य जो है आपको न्यूज एनालिसिस करना है। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ कि जो वहाँ पर गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी जो है, वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं उनको जो है चुनाव में खड़ा होने से ही मना कर दिया, यानी कि वो लोग चुनाव में खड़ा नहीं हो सकते, और इस तरीके से 1/3 सीटों पर वहाँ पर बिना लोग चुनाव लड़े ही रूलिंग पार्टी के सदस्य जीत गए। ये एक तरीके से अभी दूसरे स्टेट में होता तो बाकी स्टेट जो है वो सीधा सीधा लोकतंत्र पर हत्या है दुनिया भर की बात करते, लेकिन पश्चिम बंगाल में चीज़ें दबा दी जाती हैं। तो ये जो दबाई जा रही हैं उसके लिए बात की जा रही है कि डरा धमका करके विपक्षी पार्टियों के जो कैंडिडेट होते हैं उनको दबा दिया जाता है और वो डर के मारे खड़े नहीं हो पाते हैं। तो ये जब पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट और वहाँ पर जो राज्य सूचना आयोग है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे तैनाती की लेकर के बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा कि तैनात किए जाएंगे। तो ये जो है जो हाई कोर्ट का आदेश था वही आदेश पूरा का पूरा इसने किया कि जितनी सीटों पर चुनाव होना है पूरे के पूरे स्टेट में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। तो एक तरीके से झटका लगा है। अब झटका लगा है तो क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर दूसरा आर्टिकल चाइना के संबंध में है न्यूज। चाइना पाकिस्तान चाइना क्या है कि जो न्यूक्लियर प्लांट है वो पाकिस्तान के अंतर्गत 1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी में किया जा रहा है, और इसको 4.8 बिलियन डॉलर का इसमें टोटल एस्टिमेट बजट आएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है चाइना के द्वारा एक तरीके से पाकिस्तान को कैसे जो है कवर किया जाए, उसको कैसे यूज किया जाए, ये चाइना से बेटर कोई नहीं जान सकता, और पाकिस्तान से मूर्ख राष्ट्र कोई दुनिया में हो नहीं सकता। पाकिस्तान अपनी पूरी की पूरी जो बात है, वहाँ के लोग मर रहे हैं, वहाँ के लोग जो है एक तरीके से बहुत ही पुअर कंडीशंस में है। लेकिन पाकिस्तान की जो राजनीति है, अभी आप समाचार देखिए, वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जनता कभी नहीं चाहती कि पाकिस्तान और भारत में युद्ध हो, लेकिन वहाँ के राजनेता अलगाववाद ये सब कहीं न कहीं मुद्दे को आपस में भिड़ाए रहते हैं,
और उसका जो खामियाजा है वो वो खामियाजा कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो जनता है उसको भुगतना पड़ता है। तो चाइना, और चाइना क्या है, चाइना जो है वो एक तरीके से इसका फायदा जितना उठा पा रहा है उतना उठा रहा है, वहाँ के निर्यात को लेकर के, वहाँ के लोगों को लेकर के, वहाँ की इकोनॉमी को लेकर के, वो जितना कर पा रहा है उतना जबरदस्त तरीके से फायदा उठा रहा है। तो ये बहुत ही एक तरीके से मेरे ख्याल से किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई राष्ट्र होता है, कोई भी राष्ट्र हो फ्रेंड्स, वहाँ पर जनता के द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण होता है। और जब जनता ही आपकी सही नहीं है, जनता मर रही है, गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग कर रही है, खाने पीने को नहीं पा रही है, तो एक कहावत जो हर समय चरितार्थ होती है कि गरीबी केवल गरीबी को ही जन्म नहीं देती, बल्कि बहुत सारी चीज़ों को जन्म देती है। गरीबी, अपराध, आतंकवाद इन सबको बढ़ाती है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है मनुष्य को अपना पेट भरने का होता है। अगर मनुष्य का पेट भरा हुआ होता है तो वह आगे जो है बहुत वर्क करता है, लेकिन अगर मनुष्य का पेट नहीं भरा होता, भूख जो है वो जघन हत्या, अपराध का कारण बन जाती है। तो और इसको जो है हटाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक तरीके से मानवीय आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है पूरी की पूरी आर्टिकल और न्यूज एनालिसिस था, जैसा कि आज हमने बताया। अब आज जो है यहीं तक, और आगे जो है कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। तो फ्रेंड्स, अगर आर्टिकल समझ में आया होगा तो आप लोग जितना हो सकेगा उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं समझ में आया होगा तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया है वो भी साथ में कमेंट में लिख करके आप लोग बताइए। और जितना हो सकता है उतना शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। आपके द्वारा किया गया कोई भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। और जहाँ कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत आप लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर पर नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।